दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 28 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। इसके पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, आरओ प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज या फिर किसी अन्य पेड कोर्स से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप डिटेल्स लेकर के बातें अपनी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सीबर्ड बहुत महत्वपूर्ण भारत की परियोजना है, महत्वाकांक्षी। इसके तहत पश्चिमी तट पर एक बड़ा बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाया जा रहा है। तो यह भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसके तहत ही भारत के पश्चिमी तट पर कारवार में, कर्नाटक का कारवार है, उसमें एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कारवार नौसैनिक अड्डा पश्चिमी तट पर भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा और स्वेज नहर के पूर्व में अर्थात एशिया में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना के 2 ऑपरेशनल कमान हैं और एक प्रशिक्षण कमान है, अर्थात 2 बेड़े हैं भारतीय नौसेना के। ठीक है, कौन कौन? पश्चिमी बेड़ा मुंबई में है और पूर्वी बेड़ा कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये भारतीय नौसेना का पश्चिमी बेड़ा कहाँ है? मुंबई में। पूर्वी बेड़ा कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। और इसके अलावा एक प्रशिक्षण कमान भी है, इसकी प्रशिक्षण अड्डा भी है, जो कहाँ पे है? कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। और तीनों ही कमानों के, तीनों ही बेड़ों के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होता है? वाइस एडमिरल रैंक का ऑफिसर होता है। अब यहाँ से मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, बड़ा सरल सा है, कि नौसैन्य प्रमुख को क्या कहते हैं? जो नौसेना प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में, अर्थात जो इनको गवर्न करता है उसका क्या रैंक होती है, उस रैंक को क्या बोलते हैं, ये आप हमको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नौसेना के बड़े जो अड्डे हैं आपको पता है, मुंबई में है, गोवा में, कारवार में पहले से ही है, अभी और बड़ा बनाया जाएगा। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और एक पोर्ट ब्लेयर में भी है। बड़े ये नौसैनिक अड्डे हैं, है ना। बाकी 2 बेड़ों के अंतर्गत ये काम करते हैं। एक पूर्वी बेड़ा है जिसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में। और पश्चिमी बेड़ा कहाँ से गवर्न होता है? मुंबई से। तो एकदम रटा रहना है, कभी भी प्रश्न आ जाए तो कर लेना है। अभी चाइना एक और बदतमीजी कर रहा है। इसके द्वारा भारतीय सीमा के नज़दीक तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। अब ये देखिए, लासा से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के तट तक ये पूरा जो है, चूँकि तवांग वाला इलाका जो है अरुणाचल प्रदेश का, उस पर अपना हक जताता है। आपको चाइना की नीति पता ही है, सलामी स्लाइसिंग की नीति है, अर्थात ये पूरा एक सलामी है ना। और या फिर इसको आप रोल भी बोल सकते हैं। और रोल को जिस तरह से काटा जाता है, यूं 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 काटा जाता है ना कई भागों में, तो चाइना भी यही करता है। पहले ये बॉर्डर पे अपना हक जताएगा, फिर जब ये डिस्प्यूटेड हो जाएगा तो अगला और आगे बढ़ेगा, इस पर अपना हक जताने लगेगा। इसमें भी ये भी डिस्प्यूटेड हो, तो उसका पूरा ये रहता है कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको किसी और के कब्जे में है, लेकिन उस पर अपना कुछ न कुछ गतिविधि बढ़ा करके उस पर अपना हक बताना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको विवादित कर देना है और कभी भी मौका पड़ने पर यहाँ पे कब्जा कर लेना है। तो ये इस्लामी स्लाइसिंग की नीति हमेशा से चाइना की रही है। विशेषकर भारत जैसे जो उदासीन देश हैं, राजनीतिक रूप से उदासीन, ठीक है, जो बड़े निर्णय नहीं ले सकते हैं, चाइना हर जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा विरोध करता आया है। जब मौका मिला है उसने बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध किया है हमारा, लेकिन फिर भी भारत उसी पर पूरी तरह से निर्भर है। पूरा बाज़ार खोल दिया है चाइना के लिए। हम चाहें तो अच्छा खासा दबाव बना सकते हैं। जो निर्यात आयात बैलेंस है वो किसके पक्ष में है? हमारे पक्ष में है। अर्थात हम चाइना को निर्यात कम करते हैं, आयात वहाँ से ज़्यादा करते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो दबाव की स्थिति में चाइना आ सकता है, लेकिन हमेशा दबाव की स्थिति में हम रहते हैं। उसके पीछे एक कारण यह भी है कि भारत अभी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना पाया है अपने आप को। ठीक है, तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नज़र आती है कि आज तक इतने वर्ष हो गए लेकिन भारत मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन पाया है, क्यों मेक इन इंडिया अभियान सफल नहीं हो पाया है।
कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का भी इसमें, यहाँ के राजनीतिक लोग और जो यहाँ की जनता है उसका भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान रहे, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट्स पर लोग विश्वास नहीं करते हैं और उसको प्रोत्साहन भी नहीं देते हैं। चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, आप देख सकते हैं तमाम ऐप बने और फेल हो गए, है ना, और विदेशी ऐपों को किस तरह से अपनाया गया है। तो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं अपने सामने ही, आप स्वयं को देख सकते हैं कि आप भी जब सोचते हैं, सुनते हैं कि भारतीय ऐप है तो उसको क्या डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं, नहीं करते हैं। तो अविश्वास की जो ये स्थिति है ये भी कहीं ना कहीं किसी को रिस्क लेने पर रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है ना। कोई भी रिस्क भी नहीं लेना चाहता किसी नई चीज़ में कि डूब जाएगा, यहाँ के लोगों ने यूज़ नहीं किया। तो तमाम चीज़ें हैं, चलिए किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है, पहली बुलेट ट्रेन है इलेक्ट्रिक। तो चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। यह बुलेट ट्रेन तिब्बती प्रांत की राजधानी लासा और अरुणाचल प्रदेश के करीब रणनीतिक रूप में स्थित निंगची शहर को जोड़ती है। यह रेल लाइन ब्रह्मपुत्र नदी को 16 बार पार करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को कितनी बार? 16 बार पार करती है। एग्रीस्टैक कृषि क्षेत्र हेतु नया डिजिटल प्रयोजन। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए एक पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि मंत्रालय ने एग्रीस्टैक कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप का एक संग्रह है। एग्रीस्टैक किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में एंड टू एंड सर्विसेज प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच तैयार करेगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान, किसानों की एक आईडी होगी जिसमें व्यक्तिगत विवरण, उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि की जानकारी, अर्थात किस क्षेत्र में कितनी भूमि पर वो खेती कर रहे हैं, जोत का आकार क्या है, साथ ही उत्पादन और वित्तीय विवरण भी शामिल होंगे। मवेशियों की निगरानी के लिए सेंसर, मिट्टी का विश्लेषण करने और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन, कृषि उपज में सुधार तथा किसानों की आय को बढ़ावा देना, ये सभी इसके लक्ष्य और उद्देश्यों में और कार्यों में शामिल होंगे। एग्रीस्टैक कृषि क्षेत्र में हेतु नया डिजिटल प्रयोजन शुरू किया जा रहा है। डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। पिनाका रॉकेट 25 जून को उड़ीसा के चांदीपुर में जो रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में यह परीक्षण किया गया। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जिसको पिनाका रॉकेट कहते हैं, जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित है, पूछा भी जा सकता है। इस हथियार प्रणाली के प्रारंभिक संस्करण को मार्क 1 कहा जाता था, जिसकी सीमा 40 किलोमीटर थी। पिनाका मार्क 2 नामक उन्नत मिसाइल में इस सीमा को 70 से 80 किलोमीटर तक बढ़ाया गया था। ठीक है, तो 70 से 80 किलोमीटर तक इसको बढ़ा दिया गया। तो ये मार्क 2 जो है ये उन्नत संस्करण है इसका, जिसका परीक्षण किया गया है। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, मतलब एक साथ 44 सेकंड में 12 रॉकेट इससे दागे जा सकते हैं। और पिनाक, आपको पता है कि भगवान शिव का ये एक हथियार है, भगवान शिव का शस्त्र है, उसी के नाम पर इसका पिनाका जो है नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भगवान शंकर का जो धनुष है, पिनाक जिसका नाम है, उसी के नाम पर इसका जो है विकास किया गया है। भारत पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर इसको तैनात किया जाएगा। बॉर्डर पे अन्य जगह जहां ज़रूरत होगी इसको तैनात किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ का गठन वर्ष 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। एफएटीएफ का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो मनी लॉन्ड्रिंग ही इसका मुख्य विषय था, लेकिन बाद में इसमें जो है आतंकवादी वित्त पोषण मुख्य विषय हो गया है। अभी वर्तमान में आतंकवाद वित्त पोषण इसका मुख्य विषय हो गया है। जैसे कि विभिन्न राष्ट्र, विभिन्न संस्थाएं किसी देश को, पाकिस्तान जैसे देशों को जो अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलती है, उसका इस्तेमाल कहीं वो आतंकवादी वित्त पोषण में तो नहीं कर रहा है, तो इसका यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, निगरानी की जाती है। और अगर ये देखे जाते हैं इन सब गतिविधियों में लिप्त, तो फिर इनको
ग्रे सूची या फिर ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में होने के बाद क्या होता है, इनमें कड़ी निगरानी रखी जाती है, और अगर ऐसा पाया जाता है कि आतंकवाद वित्त पोषण हो रहा है तो इनको अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलना बंद हो जाता है, इनको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता है। इसका सचिवालय जो है FATF का पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के मुख्यालय में स्थित है। वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन कौन कौन, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल है। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य है। कब से? 2010 से। इसमें सूचियां, जो 2 प्रमुख सूचियां हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में किसी भी देश का FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। अर्थात वो अंकुश तो लगाना चाहता है लेकिन अंकुश लगा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये कड़ी निगरानी के देश होते हैं, जिससे पाकिस्तान है। वहीं ब्लैक लिस्ट, किसी भी देश का FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएंगी। अगर ब्लैक लिस्ट में देखा जाए तो 2 देश हैं वर्तमान में, ईरान और नॉर्थ कोरिया। कौन कौन? ईरान और नॉर्थ कोरिया। वहीं अगर देखा जाए FATF की ग्रे लिस्ट में तो बहुत सारे देश हैं उसमें, पाकिस्तान, म्यांमार है, निकारागुआ है, पनामा है, फिलीपींस है, साउथ सूडान है, युगांडा है, यमन है, जिम्बाब्वे है, और बहुत सारे देश हैं इसमें। ठीक है, तो लेकिन जो ब्लैक लिस्ट है उसमें केवल 2 देश हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में पढ़ेंगे। संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। SCO के गठन की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई में कजाकिस्तान गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात चीन, किर्गिज गणराज्य या किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान गणराज्य द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना शंघाई 5 नामक संगठन के स्थान पर की गई थी। शंघाई 5 की भी स्थापना 1996 में शंघाई में, चीन के शंघाई में की गई थी, और इसमें 5 जो देश थे, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान थे। और 2001 में शंघाई में फिर से एक सम्मेलन हुआ था जिसमें उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया, और शंघाई 6 में ये बदल गया संगठन, या फिर अब शंघाई सहयोग संगठन इसको कहा जाने लगा। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत पाकिस्तान भी इसके सदस्य हो चुके हैं। तो एक ऐसा मंच है जहाँ पे भारत, पाकिस्तान और चाइना एक साथ इस मंच को साझा करते हैं, है ना। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण है, अध्ययन का विषय है। जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई SCO देशों के प्रमुखों की बैठक के दौरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, और यह 14 अप्रैल 2003 से प्रभावी हुआ। SCO की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है शंघाई सहयोग संगठन का, बीजिंग में है, चाइना में, ये ध्यान रखिएगा। इसके जो लक्ष्य हैं, सदस्य राज्यों के मध्य परस्पर विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना, राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना, एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना। इसके जो सदस्य हैं वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। भारत और पाकिस्तान भी इसमें अब सम्मिलित हो गए हैं। और अगर पूछा जाए कब भारत पाकिस्तान इसमें शामिल हुए, तो 2017 में शामिल हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।